वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सुबह सवेरे 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मंडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे मिलते हैं और सुबह 7 बजे के शो में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। इसका उद्देश्य है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, साथ ही साथ प्रश्नों के माध्यम से आपको ढेर सारी बातें बताना जो परीक्षा के लिए उपयोगी होती है। यहाँ पर मैं 4 सवाल शामिल करता हूँ, लेकिन ईमानदारी से इस बात का प्रयास करता हूँ कि इन 4 सवालों में आपको 40 बातें बताई जाएं, और ऐसी 40 बातें बताई जाएं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, आपकी प्रैक्टिस उससे हो सके, साथ साथ अवधारणाओं का और फैक्चुअल अप्रोच का विकास भी आपके भीतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 20 मिनट शो को। यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी करते हैं या आरओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये शो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे आप अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कर सकते हैं जो लोग आरओ वीओ या यूपीपीसीएस प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव? राज्य कार्यपालिका का हिस्सा कौन सा नहीं है? सबसे पहला एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता, दूसरा राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन, तीसरा मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, और चौथा राज्यपाल यानी गवर्नर। यहाँ राज्य कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है, इससे संबंधित ये आपका सवाल है। तो देखिए, इस प्रश्न की व्याख्या के लिए मैं आपके समक्ष एक चार्ट बनाता हूँ। इस चार्ट से बहुत सारे सवाल आपके यहाँ बन सकते हैं। यदि आप स्टेट की बात करें मेरे भाइयों, ध्यान रखिएगा, स्टेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 6 में 152 से लेके 237 तक वर्णित किया गया है। और 152 से लेके 237 तक आप देखेंगे, सबसे पहले है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी राज्य में जो संस्था कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करती है उसे हम राज्य कार्यपालिका कहते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कार्यपालिका शक्तियों के पृथक्करण में एक ऐसी संस्था होती है जो कानून को लागू कराने का काम करती है ना। आपने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा होगा, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में कार्यपालिका कानून को लागू कराती है, विधायिका लॉ बनाती है और न्यायपालिका विवादों का निपटारा कराती है। इसी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का एक भाग एग्जीक्यूटिव है। और यहाँ बात स्टेट की हो रही है। आप जानते हैं कि भारत देश में संघीय व्यवस्था है, यानी फेडरल सिस्टम है। तो यहाँ यूनियन और स्टेट दोनों का एग्जिस्टेंस है, यानी संघ में भी एक सरकार है और राज्य में भी। यहाँ सवाल आपका राज्य से रिलेटेड है, तो राज्य में राज्य कार्यपालिका में कौन कौन आता है, विधायिका में कौन कौन आता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो राज्य कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो गवर्नर है। शासन संबंधी समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं, यानी गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। लेकिन गवर्नर अपने कार्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद यानी राज्यों में मुख्यमंत्री को मिलाकर सारे मंत्रियों की जो टीम है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, यानी मंत्रिपरिषद कहते हैं। सभी मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर जो टीम बनती है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। ऐसा कार्य जो गवर्नर का डिस्क्रेशन है, डिस्क्रेशन यानी विवेक, विवेक उसका बेटा नहीं है, न ही विवेक विवेक सारा है ना। विवेक मतलब जो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फ्री होकर करना है। तो ऐसा कार्य जो गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फ्री होकर यानी अपने विवेक से करना है या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है, उसे छोड़कर वो मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर कार्य करता है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री है, बाबा है। तो दैट मीन्स वास्तविक कार्यपालिका किसके पास गई? मुख्यमंत्री के पास। तो कार्यपालिका का प्रमुख गवर्नर और वास्तविक कार्यपालिका यानी हेड ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर। और अगला एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल मीन्स राज्य सरकार का वकील, यानी ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है। ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने के योग्य होता है उसे अंडर आर्टिकल 165 गवर्नर के द्वारा महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जाता है। ये राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है। तो यदि आपसे कहा जाए कि राज्य कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है, तो 153 से लेके 167 तक डायरेक्ट प्रोविजन आप राज्य कार्यपालिका के देखेंगे, जिसमें आपका गवर्नर, मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल इसमें शामिल है। और राज्य में जो दूसरा निकाय है जो लॉ को बनाने का काम करेगा, जिसे आप कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव या राज्य विधायिका, या इसे आप राज्य विधानमंडल भी कह सकते हैं। विधायिका विधानमंडल दोनों सेम टर्मिनोलॉजी होती है। विधायिका या विधानमंडल या व्यवस्थापिका का अर्थ ये होता है जो संस्था लॉ बनाती है। स्टेट लेजिस्लेचर या इसे आप राज्य विधानमंडल कहते हैं। इसका क्या अर्थ है भैया? राज्य विधानमंडल का क्या अर्थ है? राज्य में जो संस्था लॉ मेकिंग का काम करती है। कौन है?
तो राज्य में विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? तो जैसे केंद्र में, यूनियन में आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, और संसद यूनियन लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेटिव का काम करती है, संघीय विधानमंडल या संघीय विधायिका का कार्य करती है। वैसे राज्य में राज्यपाल प्लस जहां एक सदन है वहां लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनता है जहां एक सदन है। राज्यों में भी भारत देश में दो सदन हो सकते हैं। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर दो सदन हैं, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कहाँ कहाँ भैया? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ दो सदन है। तो जहां दो सदन है वहां विधानमंडल गवर्नर प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद, गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल से मिलकर बनता है। राज्य में ये आप पढ़ते हैं 168 से लेके 212 तक, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर 213 में राज्यपाल की अध्यादेशीय शक्ति है। फिर उसके बाद 214 से लेके 232 तक आप पढ़ते हैं हाई कोर्ट, और 233 से लेके 237 तक आप पढ़ते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। ये पूरा का पूरा राज्य का चार्ट है। तो इससे रिलेटेड भी सवाल आ जाते हैं कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, हाई कोर्ट कहाँ से लेके कहाँ तक है, और राज्य कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है। तो आपने क्या देखा? राज्य कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है भैया? गवर्नर है प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सभी मंत्री और मुख्यमंत्री प्लस एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। तो ये है। लेकिन राज्य चुनाव आयोग है क्या भैया? नहीं, राज्य चुनाव आयोग नहीं है। राज्य चुनाव आयोग स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल है, निम्न किसी राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ स्टेट। पहला, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है, ठीक है। राज्यपाल लिखा हुआ राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है। दूसरा, राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। तो अगर पूछ रहा है गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो ये बात आप बता सकते हैं, बिल्कुल हिस्सा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ कर आए हैं। राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है, यानी राज्यपाल का चुनाव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा किया जाता है। तो ये बात सही है या गलत, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। भारत देश में गवर्नर क्या इलेक्टेड होता है? जी नहीं, भारत देश में राज्यपाल का चुनाव नहीं होता। भारत देश में राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, यानी भारत देश में गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता है। बल्कि आप देखेंगे कि गवर्नर भारत देश में अपॉइंट होता है ना। गवर्नर भारत देश में क्या होता है? अपॉइंट होता है। दैट मीन्स कि इनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, नियुक्ति होती है। और गवर्नर की नियुक्ति भारत देश में किसके द्वारा की जाती है भैया? गवर्नर की नियुक्ति भारत देश में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि एक बात मैं आपको बताता हूँ बड़ा रोचक, कि जब संविधान सभा में यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान का पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। पहला प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यानी प्रथम मसौदा। प्रथम मसौदा यानी संविधान को बनाने के लिए जो पहला ड्राफ्ट आया था। आज भी जब कोई कानून बनता है तो कोई ना कोई एक ड्राफ्ट आता है ना, जिसे आप बिल कहते हैं। तो वैसे उस समय जब संविधान बनने को हुआ तो फर्स्ट ड्राफ्ट पेश किया था बेनेगल नरसिंह राव ने, यानी वीएन राव साहब ने, ठीक है। वीएन राव साहब ने जो पहला ड्राफ्ट यानी फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रेजेंट किया था, इसमें 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल थी, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। इसी पर विचार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, इसी पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो बीएन राव ने जो मसौदा प्रस्तुत किया था पहला वाला, उसमें गवर्नर के इलेक्शन की बात थी, यानी गवर्नर के चुनाव की बात थी। लेकिन असेंबली ने गवर्नर के चुनाव को नहीं अपनाया। क्यों भाई, ऐसा क्या रीजन है कि राज्यपाल के इलेक्शन की की बात को नहीं अपनाया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है। और संसदीय प्रणाली में आप जानते हैं कि कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। तो गवर्नर नाम मात्र का प्रमुख है और मुख्यमंत्री वास्तविक है। अगर गवर्नर चुन कर आता, जनता उसे चुनती, तो गवर्नर कहता है भैया पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जनता ने हमें चुना है। और ऐसे में गवर्नर जनादेश का दावा करता और उससे मुख्यमंत्री का कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनता है? जो मेजॉरिटी वाली पार्टी के मेंबर द्वारा चुना जाता है। मुख्यमंत्री इनडायरेक्ट आता है, यानी ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जो मेजॉरिटी लाती है,
उसके मेंबर जिससे अपना नेता चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। और ऐसे में अगर गवर्नर को चुनकर ले आते हैं तो मुख्यमंत्री और गवर्नर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नर का चुनाव कराना क्यों ही, जब गवर्नर नाम मात्र का प्रमुख है। तो बेवजह पैसा खर्च करना, एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है। इसीलिए गवर्नर के इलेक्शन प्रोसेस को ना अपनाते हुए अपॉइंटमेंट प्रोसेस को अपनाया गया कि गवर्नर को केंद्र सरकार के द्वारा यानी गवर्नर को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा न सिर्फ नियुक्त होता है बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी पद धारण करता है, यानी होल्ड हिज पोस्ट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की दया का पद है, कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, कभी भी अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन एक बात और समझिएगा, क्या गवर्नर का कुछ टेन्योर भी होता है? जी हाँ, गवर्नर का 5 साल का टेन्योर होता है, लेकिन इस 5 साल के दौरान भी वो राष्ट्रपति की दया का ही पद है। इस 5 साल के दौरान भी कभी भी वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर ये कहाँ से लिया गया है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ये पॉइंट कहाँ से लिया गया है? ये तो ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि केंद्र द्वारा नियुक्ति हो रही है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये कि ये यूनिटरी फीचर है, एकात्मक लक्षण है, ये भी आपके समझ में आ रहा होगा क्योंकि केंद्र मजबूत हो रहा है ना। गवर्नर की नियुक्ति में कौन मजबूत हो रहा है? केंद्र, तो एकात्मक लक्षण है। अगली बात मैं अगर आपसे करूं कि ये कहां से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका शब्द का अर्थ है। द टर्म एग्जीक्यूटिव इन इंडियन पॉलिटी रिफर्स टू केवल न्यायपालिका, जुडिशरी ओनली, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओनली, जो कानूनों को लागू करते हैं, जो कानून बनाते हैं, हु इम्प्लीमेंट द लॉज, हु फ्रेम द लॉज। ठीक है, कार्यपालिका का क्या अर्थ है? तो देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिद्धांत समझाता हूं। दैट डॉक्ट्रिन इज नोन एज, पूरी की पूरी पॉलिटी, इवन कहीं भी पूरा का पूरा सिस्टम शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर चलता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसे आप कहते हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भाई, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, दैट मीन्स कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि शासन को 3 अंगों में ये बांटने की बात करता है ये सिद्धांत। ठीक है, पहला कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, ऐसी संस्था जो लॉ को एग्जीक्यूट कराएगी उसे कार्यपालिका कहेंगे। दूसरा लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर या इसी को आप लेजिस्लेटिव कहते हैं, विधायिका या विधानमंडल, ये कानून को बनाती है। थर्ड वन इज योर जुडिशियरी, जुडिशियरी मीन्स न्यायपालिका, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है यानी ये विवादों का निपटारा कराती है। पृथक्करण क्यों किया गया? बंटवारा क्यों किया गया भाई? सेपरेशन क्यों, बंटवारा क्यों किया गया? तो बंटवारा इसलिए किया गया क्योंकि भाई अगर किसी एक संस्था को सारी पावर दे देते, तीनों का काम किसी एक को दे देते, तो वो मनमानी करती, निरंकुश हो जाती। क्योंकि दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, किसी भी संस्था को अगर असीमित शक्ति मिली है तो उसने मनमानी करी है, मानव विकास का इतिहास है। तो किसी भी एक संस्था को अगर सारी की सारी पावर दे देते तो वो मनमानी करती, इसलिए पावर का बंटना जरूरी है। दूसरी बात, किसी एक संस्था को सारी के सारा काम दे देते तो उसके ऊपर बर्डन भी होता और पॉलिटिकल सिस्टम स्मूथली न चल पाता, इसीलिए ये शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को आप क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब इसमें जब संतुलन बनाया जाता है कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहेंगे, ये सब संविधानों के दायरे में रहेंगे, कोई भी संविधान को ओवररूल नहीं कर सकता, ये अगर संविधान के बाहर जाएंगे, ये अगर संविधान को ओवररूल करेंगे तो ये इनको क्या करेंगे? रोकेंगे। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी संतुलन का सिद्धांत। पूरी की पूरी पॉलिटी किसी भी देश की इन्हीं 2 सिद्धांतों पर चलती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस यानी शक्तियों के संतुलन का सिद्धांत। राइट, चलिए ये सवाल देखा आपने। अगले सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल आपका लिखा हुआ, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। द स्पीकर, द प्रोटेम स्पीकर, इसमें देखो थोड़ा इंग्लिश में भैया क्या हुआ है,
थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, यानी प्रोटेम स्पीकर को ओथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। थर्ड लिखा है प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू लोकसभा। तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट था। बात यहाँ प्रोटेम स्पीकर की हो रही कि प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सबसे पहला कह रहा है। दूसरा, उसको ऑथ किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, सेकंड कह रहा है। थर्ड कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यदि आप बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो जब नई लोकसभा बनती है, जिसे आप कहते हैं नवनिर्वाचित लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा जब बनती है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो प्रिसाइड करे, यानी जो अध्यक्षता करे। तो इसीलिए नई लोकसभा का जो वरिष्ठ सदस्य होता है, ये वरिष्ठ सदस्य, ये वरिष्ठता, दिस इज पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ये संसदीय परंपरा है, ये किसी कानून संविधान में नहीं लिखा है कि जो वरिष्ठ होगा वही प्रोटेम स्पीकर बनेगा। लेकिन एक सामान्य परंपरा फॉलो की जाती है कि भाई जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, लोकसभा जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो लोकसभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब है अस्थायी अध्यक्ष, यानी जब तक स्पीकर चुन नहीं लिया जाता, जब तक स्पीकर नहीं चुन लिया जाता, तब तक स्पीकर का रोल प्ले करेगा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के दो महत्वपूर्ण कार्य, पहला, जितने भी नए सदस्य हैं उनको ये ओथ दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। दूसरा, तब तक अध्यक्षता करेगा, यानी तब तक प्रिसाइड करेगा जब तक नया नहीं आ जाता, यानी जब तक स्पीकर नहीं चुन लिया जाता तब तक ये प्रिसाइड करेगा, तब तक अध्यक्षता करेगा। प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। तो भाई यहां लिखा है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, सही है। शपथ ओथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये भी सही है। नई लोकसभा की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है, ये भी सही है। तब तक पीठासीन अधिकारी होता है जब तक स्पीकर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो डी इज योर राइट आंसर। तो आई होप इन चारों सवालों को आपने समझा होगा। इन चारों सवालों के पीछे के जो अलग अलग डायमेंशंस को बताते हुए मैंने आपको ढेर सारे फैक्ट बताए हैं, वो भी आपने समझा होगा। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिएगा, और रोजाना 20 मिनट निकाला करिए। अगर आप सुबह 20 मिनट नहीं निकाल सकते हैं 7 बजे, तो आप 24 घंटे में कभी भी देखिए, लेकिन ये 20 मिनट्स को पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ज़रूर देखिए, ठीक है। अगर आप लगातार इसे देखेंगे 40-50 दिन तक, तो ये मेरा दावा है कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटी में डेवलप होगी कि जैसी आपकी पहले कभी नहीं रही होगी। खैर, साथ ही साथ भाई क्लासेस के लिंक वगैरह पाने के लिए एक टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी IQ का, और ये मेरा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ भी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPPCS, यदि आप UPPCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन हमारा स्टडी IQ एक प्रोग्राम चलाता है। उस प्रोग्राम में आपको कंप्लीट प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। प्रोग्राम का नाम है आरंभ, और इस समय चल रहा है आरंभ का 17वां संस्करण, यानी आरंभ 17.0। ये एक तरीके का ऐसा बैच है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस लाइव पढ़ाया जाता है, यानी कंप्लीट फाउंडेशन आपका डेवलप किया जाता है। प्री और मेंस का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको फ्री मिलता है, IGP वो फ्री मिलता है, ठीक है। इसमें दो तरह के बैचेज होते हैं, एक होता है गोल्ड, एक होता है प्लेटिनम। गोल्ड में सिलेबस पूरा मिलता है आपको, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस मिलता है। और प्लेटिनम में पूरा लाइव सिलेबस मिलता है, करंट अफेयर मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ उसकी वैलिडिटी 4 ईयर होती है। और उसमें एक प्री का, एक मेंस का, एक क्रैश कोर्स, एक फाउंडेशन कोर्स, एक NCERT कोर्स फ्री मिलता है, और किताबें आपके घर जाती हैं। तो गोल्ड और प्लेटिनम दो तरह के बैचेज हैं, और इस समय उन दोनों पर चल रहा है न्यू ईयर सेल, यानी 50% ऑफ चल रहा है। इस समय फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। हाँ, ये 50% ऑफ कैसे आप अवेल कर सकते हैं? आप कोड लगाइए VL लाइव कोड। कैसे लगाएंगे? तो भैया आप जाइए studyIQ.com पर। इसके लिए आपको जाना होगा studyIQ.com पर। आप गूगल पे जाइए, और गूगल पे लिखिए क्या? गूगल पे आप लिखिए studyIQ, इस तरह से।
अब देखो ये वेबसाइट ओपन करिए studyaiku.com। यहाँ पर आप जाइए स्टेट पीसीएस पर, फिर आप जाइए यूपी पीसीएस पर, उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पर जाने के बाद भाई आप देखेंगे कि ये है आरंभ 17.0। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, डाउनलोड करके फीचर समझ सकते हैं। फिर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी एंटर करेंगे और परचेज कर सकते हैं। कोड लगाइएगा VLHYPE, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। खूब मोटाइए, मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। और सेशन को जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।